हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं। इंटरमीडिएट्स हम पढ़ रहे थे और 3 इंटरमीडिएट्स हम पढ़ चुके हैं। कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन एंड फ्री रेडिकल। 3 इंटरमीडिएट बच रहे हैं जो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेक्स्ट इंटरमीडिएट है कार्बिन। कार्बोकेटायन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्ब एनायन पे नेगेटिव चार्ज और जो फ्री रेडिकल था वो न्यूट्रल था। देखिए, कार्बिन भी जो है न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये फ्री रेडिकल से डिफरेंट है। कैसे? बाय रेडिकल। अब देखिए, फ्री रेडिकल में एक रेडिकल था और यहाँ पर बाय रेडिकल है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डेड फॉर्म में नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे। तो यहाँ पर ओवरऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पर ये बाय रेडिकल, इसको आप कह सकते हैं बाय रेडिकल। कार्बिन को हम क्या कह सकते हैं? बाय रेडिकल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 6, ठीक है, जो कि कार्बोकेटाइन के बराबर है। लेकिन डिफरेंस ये है कि कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। नो चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए, यहाँ पर कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रोफाइल है और जो कार्बिन है वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन कार्बिन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है कार्बोकेटाइन और कार्बिन में। इसके बाद अगर हम बात करें CH2 हमने 2 वैलेंसी जोड़ दी। कार्बोकेटाइन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है और 3 वैलेंसी होती है। 3 वैलेंसी मतलब 3 बॉन्ड आपके दिखा रखे होते हैं। यहाँ पर आपके 2 ही ग्रुप है और 2 वैलेंसी फ्री है या 2 आपके रेडिकल फॉर्म में शो कर रखा है। इसको आप मिथाइलिन कह सकते हैं या मिथाइलिडीन भी कह सकते हैं, ठीक है। बात अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ये। इसके बाद अगर अब मैंने Cl लगा दिया तो इसको हम क्या कह सकते हैं? डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये आपको जो है नेम रिएक्शन में आपको मिल जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कार्बिन पे। देखिए, टाइप्स ऑफ कार्बिन की बात करें तो यहाँ पर 2 तरह के कार्बिन है, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन जैसे कि नाम से पता चल रहा है सिंगलेट। अब देखिए, सिंगलेट क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंगलेट का आप सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सिंगलेट कार्बिन का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 0। और अगर मैं कह रहा हूँ ट्रिपलेट कार्बिन, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। ये बेसिक डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये RPSC ने पूछ रखा है, ठीक है। अब कौन से एग्जाम में पूछ रखा है ये आप चेक कर सकते हैं। सिंगलेट कार्बिन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? तो यहाँ पर आंसर है sp2। सिंगलेट कार्बिन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? आंसर क्या है? sp2। अब sp2 कैसे होता है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपके ये ऐसे है, ठीक है। तो अब आप क्या क्या कह सकते हैं कि ये जैसे मैंने कह दिया 2 ग्रुप हैं X और ये X, ये आपके लोन पेयर के फॉर्म में। किस फॉर्म में? लोन पेयर के फॉर्म में। और ये MTP ऑर्बिटल है। ये क्या है? MTP ऑर्बिटल। तो कहने का मतलब ये है कि sp2 कैसे कि 2 तो वैलेंसी हो गई, एक हो गया लोन पेयर और एक हो गया p ऑर्बिटल। क्लियर? तो यहाँ पर आपके ओवरऑल क्या है? हाइब्रिडेशन sp2। अब बात आती है ट्रिपलेट की। तो देखिए, ट्रिपलेट जब आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था रेफरेंस बुक्स में कि अगर आप ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो RPSC मॉरिसन बर्ड को प्रीफर करती है। इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो ZDL को प्रीफर करती है। तो मॉरिसन बर्ड जब आप देखेंगे तो वहाँ पर ट्रिपलेट कार्बिन के दोनों हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। sp भी हो सकता है और sp2 भी हो सकता है। तो इस पर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाना इतना कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है sp2 हो जाएगा। वहाँ पर क्या है? पॉसिबिलिटी है sp भी हो सकता है और sp2 भी हो सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? सिंगलेट का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ट्रिपलेट का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। इतना इनफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन की बात करें तो कार्बिन कैसे कैसे बन सकता है, कौन कौन सी रिएक्शन बन सकता है वो देख लेते हैं। पहला दे रखा है क्लोरोफॉर्म। देखिए, CHCl3 किसको कहते हैं? क्लोरोफॉर्म को। और OH माइनस का मतलब क्या है? यहाँ पर बेस। क्लोरोफॉर्म की जगह ब्रोमोफॉर्म भी हो सकता है, आइडोफॉर्म भी हो सकता है। अगर इसको हम कॉमन नेम से जानते हैं हेलोफॉर्म। अगर आपके क्लोरोफॉर्म दे रखा है, ठीक है, यह हेलोफॉर्म दे रखा है और बेसिक मीडियम में प्रेजेंट है। बेसिक मीडियम क्या है? प्रेजेंट है। तो बेसिक मीडियम में हेलोफॉर्म से क्या बन जाएगा? कार्बिन। बेसिक मीडियम में हेलोफॉर्म से क्या बन जाएगा? कार्बिन। अब यहाँ पर कैसे बना, इसको अगर हम चेक करें तो देखिए, सबसे आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म जब आप बेसिक मीडियम लेंगे तो क्लोरोफॉर्म जो बेसिक मीडियम है वो क्या करेगा? H+ ले लेगा। क्या ले लेगा? H+। तो जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन है, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ठीक है, और ये OH माइनस ने क्या करा? H+ ले लिया, तो इस पर क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया। अब होगा क्या कि ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो Cl पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? पहले अगर इलेक्ट्रॉन लेके कोई निकलता है तो जो इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है उस पर माइनस, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर प्लस। तो Cl इलेक्ट्रॉन लेके निकला, उस पर माइनस आ गया। अब कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो कार्बन पे प्लस आएगा, लेकिन एक माइनस पहले से, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा CCl2।
बात समझ आई। तो यहाँ पर ये CCl2 बन गया, एक Cl- बन गया और H2 बन गया। H2 क्यों बना? क्योंकि OH- ने एक H+ ले लिया, तो H+ जब इसके बाद जाएगा H2 बन जाएगा। फिर ये हो गया CCl3-, फिर एक Cl- निकलेगा, तो ये Cl- अलग हो गया और CCl2 अलग हो गया। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या बन गया? ये डाइक्लोरोकार्बन। इसके बाद अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि हेलोफॉर्म जो रिएक्शन होती है उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब जिसमें आप हेलोफॉर्म फॉर्म कर रहे हो। यहाँ पर हेलोफॉर्म फॉर्म नहीं हो रहा, यहाँ हेलोफॉर्म से रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये आपके डायज़ोमीथेन है। डायज़ोमीथेन को आप हीट करेंगे, फोटोकेमिकल कंडीशन देंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन बन जाएगा, साथ में नाइट्रोजन निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट। ये आपके कीटीन है, क्या है? कीटीन। ये डायज़ोमीथेन है, ठीक है। CH2N2 आप लिख सकते हो शॉर्ट में। ये आपके कीटीन है। कीटीन को आप हीट करोगे तो भी कार्बन बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा साथ में। इसके अलावा ये है CH2I2। इसकी रिएक्शन आप जब जिंक के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है? Zn- और CH2। ये आपके सिमोन स्मिथ कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिमोन स्मिथ कार्बन। रिएक्शंस ऑफ कार्बन। अब देखिए 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बन में, जिसमें से 2 नेम रिएक्शन है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछ भी रखिए और आगे भी पूछ सकते हैं। रिएक्शंस ऑफ कार्बन में फर्स्ट दे रखी है साइक्लो एडिशन विद एन एल्कीन, मतलब एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगी और साइक्लो एडिशन करेगी। तो देखिए साइक्लो एडिशन जो है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का टाइप है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पेरीसाइक्लिक जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको साइक्लो एडिशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। विद एन एल्कीन मतलब एल्कीन के साथ साइक्लो एडिशन शो कर रहा है। तो देखिए ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड शो कर दिया मैंने, और वहाँ पर ये रिएक्शन कर रहा है कार्बिन के साथ। तो जब कार्बिन एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, और क्या हो रहा है? यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन बन रहा है। क्या बन रहा है? साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लो एडिशन जब रिएक्शन होती है तो वहाँ पर एंड प्रोडक्ट जो होता है वो साइक्लिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? साइक्लिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये आपके डबल बॉन्ड और ये CH2, और ये क्या हुआ? ये बॉन्ड टूटा और ये इसके साथ जुड़ गया। आपको पता है कि ये बाई रेडिकल है, मतलब इसकी 2 वैलेंसी हो सकती है। तो यहाँ पर ये 2 वैलेंसी इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ क्या हो गई? जुड़ गई। क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन का टाइप है। इसके बाद अगर हम बात करें इंसर्शन इनटू अ सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड में इंसर्शन हो रहा है। इंसर्शन मतलब इंसर्ट हो रहा है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एल्केन है RCH2CH3। मैंने क्या कहा कि ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया। इंसर्ट का मतलब ये बीच में आ गया, तो ये जब बीच में आ जाएगा क्या आ जाएगा? CH2, क्योंकि 2 वैलेंसी एक इधर जुड़ जाएगा और एक इधर जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया? RCH2CH2CH3। क्लियर। नेक्स्ट है राइमर-टिमान रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुके हैं और आगे भी पूछ सकते हैं। अब देखिए डिटेल्ड मैकेनिज्म जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं वहाँ बता दूंगा, अभी जितनी ज़रूरत है उतना ही आपको बता रहा हूँ। राइमर-टिमान रिएक्शन में क्या है? बेसिकली आप फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, साथ में बेस प्रेजेंट है। अब देखिए KOH लिखा हुआ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये आपको रिजिड नहीं होना है कि KOH ही लिखा हुआ आपको मिले। OH- लिख सकता है या NOH लिख सकता है, ताकि आप क्या है कन्फ्यूज़ हो जाए। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर KOH का मतलब बेस से है, ठीक है। KOH हो सकता है, NOH आप लिख सकते हो, या OH- भी आप लिख सकते हो। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। अभी देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन पढ़ा था, वहाँ पर हमने क्या देखा था कि अगर हेलोफॉर्म है और बेस प्रेजेंट है तो वो बनाएगा, जैसे मान लीजिए क्लोरोफॉर्म है और बेस प्रेजेंट है तो क्या बनाएगा? डाइक्लोरोकार्बिन। तो यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बिन, और वो डाइक्लोरोकार्बिन रिएक्शन करता है इसके साथ, और फाइनली जब ओवरऑल प्रोडक्ट बनता है तो ये प्रोडक्ट बनता है। अब ओवरऑल प्रोडक्ट कैसे बना ये बात की बात है, आपको क्या ध्यान रखना है कि क्लोरोफॉर्म की OH के साथ रिएक्शन करी तो क्या बन गया? डाइक्लोरोकार्बिन CCl2। ये डाइक्लोरोकार्बिन फिनॉल पे रिएक्शन कर रहा है या फिनॉल पे अटैक करता है, और फिनॉल पे अटैक करता है तो एक्चुअल में ये डाइक्लोरोकार्बिन ही बेंजीन पे जुड़ता है। उसके बाद बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो कार्बन पे Cl की जगह क्या जुड़ जाता है? OH, और 2 OH जब जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? एक वाटर निकल जाता है। ये बेसिक मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ओवरऑल आप तो ध्यान रखिए कि डाइक्लोरोकार्बिन बन रहा है इससे, और ये अटैक कर रहा है इस पे, और इसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस जब हो रहा है तो फाइनल ये प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें हॉफमैन कार्बाइलअमीन रिएक्शन, हॉफमैन कार्बाइलअमीन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ 1 डिग्री अमीन होना चाहिए। अगर आपने 2 डिग्री अमीन ले लिया तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब क्यों नहीं हो पाएगी इसको हम चेक कर लेते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो रिएक्टेंट है यहाँ पर फिनॉल था, यहाँ पर 1 डिग्री अमीन है, और आगे जो रिएजेंट दे रखे हैं वो सेम दे रखे हैं, क्लोरोफॉर्म और KOH या बेसिक मीडियम। तो जहाँ भी आपको क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम दिख जाए इसका मतलब आपके डाइक्लोरोकार्बिन बन रहा है, ठीक है। डाइक्लोरोकार्बिन बनता है
और ये क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक करता है, और लोन पेयर पे अटैक करने के बाद ये जो आपके Cl है 2 और 2H है वो निकल जाते हैं, फाइनली क्या होता है ये बन जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये बन गया RN और C। अगर ये 2 डिग्री अमीन होता तो वहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन के साथ एक R और जुड़ा होता, तो यहाँ पर ये आइसोसाइनेट ग्रुप फॉर्म नहीं हो पाता। ठीक है, तो आइसोसाइनेट जो ग्रुप है उसी को हम कार्बाइल अमीन कह देते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हमने क्या देखा कि दो जो नेम रिएक्शन, एक तो रायमर्टिमान रिएक्शन और एक हॉफमैन कार्बाइल अमीन रिएक्शन, यहाँ पर आपके कार्बिन बन रहा है और यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन कराई क्लोरोफॉर्म और QH के साथ, फाइनल प्रोडक्ट जो बना उसको हम कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। क्या कहते हैं? सैलिसल्डिहाइड। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ग्रुप आया है नया वो ऑर्थो पोजिशन पर आया है, और जबकि फिनॉल जो है या OH जो है वो क्या होता है, देखिए होता क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है लेकिन पैरा पोजीशन प्रीफर रहती है। क्या प्रीफर रहती है? पैरा पोजीशन। लेकिन यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट है वो ऑर्थो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी आपके डाइक्लोरोकार्बिन है और ये 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है और फाइनली क्या बना रहा है आइसोसाइनेट। क्या बना रहा है? आइसोसाइनेट। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट है बेंजाइन, जिसको हम एराइन भी कहते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ हमें पता है, पूरा डिटेल में हमको सब कुछ आता है, लेकिन उसकी ऑल्टरनेट टर्म हमें नहीं पता। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें टर्म दे रखी है डाइनोफाइल, तो आप सोचेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर बेंजाइन की जगह वो एक टर्म देकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और टर्म क्या है? डाइनोफाइल। क्लियर है? तो डाइनोफाइल यहाँ पर किसके लिए यूज़ हो सकता है? बेंजाइन के लिए। अब ये क्यों होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। डील्स-एल्डर रिएक्शन होती है। क्या होती है? डील्स-एल्डर रिएक्शन। ठीक है, तो डील्स-एल्डर रिएक्शन में 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है डाइईन और एक होता है डाइनोफाइल। तो यहाँ पर बेंजाइन जो है डाइनोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, इसलिए इसको हम डाइनोफाइल भी कह सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है जिसमें डाइनोफाइल टर्म दे रखी होती है, तो वहाँ पर वो टर्म जो है एक्चुअल में बेंजाइन के लिए दे रखी है। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अगर इस टर्म से क्वेश्चन आए तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि ये बेंजाइन की बात हो रही है। क्लियर है? चलिए, ऑल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रोबेंजीन। डिहाइड्रोबेंजीन का मतलब बेंजीन में से आपने 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो वो क्या हो जाएगा? बेंजाइन हो जाएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो देखिए बेंजीन क्या होता है? प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया कि जो 6 हाइड्रोजन थे उसमें से 2 हाइड्रोजन हट गए, तो ये 4 हाइड्रोजन बच गए और 6 कार्बन बच गए। अब यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। अब मान लीजिए कि अगर मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp मान लूँ। क्या मान लूँ? sp, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि भाई सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस तरह से आपसे पहचान सकते हैं कि सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं। तो ट्रिपल का मतलब 1 सिग्मा 2 पाई, और यहाँ पर ये है। तो अगर आप एक कार्बन की देखेंगे तो एक कार्बन में 2 सिग्मा 2 पाई आ रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए? sp। लेकिन यहाँ पर ये sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया था उसमें ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि नॉर्मली जो है पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाता। नॉर्मली क्या बनाता ही नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है और पाई बॉन्ड बनाता है प्योर पी ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है। क्यों? अगर मान लीजिए मैं इसको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लेता तो sp की स्ट्रक्चर क्या होती है? लीनियर। तो यहाँ पर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि फिर ये लीनियर नहीं हो पाता। समझ आ गई बात? तो ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि ये तो हो गया आपके बेंजीन रिंग। अब ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है ये ऐसे बन रहा है, किससे बन रहा है? sp2 और sp2 के हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है वो किससे बन रहा है? sp2 और sp2 की ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख रखी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड बट बेंजाइन इज एक्सेप्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बेंजाइन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजाइन जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर बेंजाइन अटैक करेगा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि बेंजाइन पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। दोनों तरीके से आप कह सकते हो कि या तो बेंजाइन न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करे या न्यूक्लियोफाइल बेंजाइन पर अटैक करे, क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बात समझ आ गई? ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ध्यान रखना, बेंजीन जो है बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। लेकिन बेंजाइन की नेचर जो है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। अब बेंजाइन कैसे बनता है? देखिए बेंजाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन भी और रिएक्शन भी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। अब देखिए बेंजाइन की फॉर्मेशन के 2 मेथड दे रखे हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए पहला है बाय एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऑन एराइल हैलाइड।
देखिए हमेशा जब आप प्रिपरेशन या कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको आप जनरल फॉर्म में पढ़िए। क्यों? क्योंकि अगर आप बिल्कुल पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो फिर आप क्या है उसको बिल्कुल रटने लग जाएंगे। रटना नहीं है, उसको बिल्कुल जनरलाइज फॉर्म में करना है। तो देखिए कैसे, बाय एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक तो मैंने कह दिया स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में ऑप्शन हो सकते हैं, ऑन एराइल हैलाइड, और एराइल हैलाइड में भी क्या हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं। एराइल हैलाइड का सीधा सा मतलब ये है कि बेंजीन रिंग पर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, और स्ट्रॉन्ग बेस बेसिकली सोडामाइड या पोटेशियम अमाइड की बात होती है। तो NaNH2 आप कह सकते हो या KNH2 आप कह सकते हो, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, सबसे कॉमन यही एग्जाम में आते हैं। तो हमने क्या कहा कि एराइल हैलाइड जो है यहाँ पर ब्रोमीन ले लिया, कॉमनली ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन ले लिया बेंजीन पे, और साथ में क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस जो कि सोडामाइड या पोटेशियम अमाइड हो सकता है। तो यहाँ पर NH2 माइनस लिख दिया, एक ही बात है। NH2 माइनस लिख दूँ या NaNH2 लिख दूँ या KNH2 लिख दूँ, आपको एक रटना नहीं है। अब आपने मान लीजिए NaNH2 रट लिया और यहाँ पर NH2 माइनस आ गया, आप सोचेंगे क्या पूछ लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। NH2 माइनस है Br और H। अब होता क्या है कि जो NH2 माइनस है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है कि जो हेलोजन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, हेलोजन के पास वाला हाइड्रोजन उसको ले लेगा, इस साइड से भी ले सकता है और इस साइड से भी ले सकता है, क्लियर है। तो ये H ले लिया, H किस फॉर्म में ले रहा है, प्लस फॉर्म में। H किस फॉर्म में ले रहा है, प्लस फॉर्म में। अब यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म एक ही स्टेप में समझा दिया, आप चाहो तो उसको 2 स्टेप में कर सकते हो। कैसे 2 स्टेप में आप कैसे कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि ये H ले लिया, क्या ले लिया, H, और ये नेगेटिव आ गया, और बाकी के बॉन्ड वैसे के वैसे, तो ये मैंने बॉन्ड वैसे के वैसे रख दिए। तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई पहले स्टेप में तो H निकल गया, H प्लस और माइनस आ गया, दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये माइनस यहाँ से यहाँ और ये Br यहाँ से यहाँ, क्लियर। तो ओवरऑल हुआ क्या, एक H निकल गया प्लस के फॉर्म में और Br निकल गया माइनस के फॉर्म में। तो ये एक साथ मैंने यहाँ शो कर दिया, ये आपके ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये बेंजाइन बन गया। तो यहाँ पर इसके साथ H निकल गया, ये NH3 हो गया और ये Br माइनस, तो फाइनली क्या बन गया, बेंजाइन। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर हेलो बेंजीन है और स्ट्रॉन्ग बेस है और कोई भी इंटरमीडिएट का क्वेश्चन आ रहा है तो वो कहाँ पर आपको इशारा कर रहा है, बेंजाइन की तरफ, क्लियर है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर्मेशन का, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एंथ्राएनिलिक एसिड। जहाँ पर भी आपको एंथ्राएनिलिक एसिड टर्म दिख जाए, इसका मतलब वो बेंजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। अब एंथ्राएनिलिक एसिड होता क्या है, बेंजीन रिंग पर ऑर्थो पोजीशन पर NH2 और COOH, ये एंथ्राएनिलिक एसिड होता है। तो एंथ्राएनिलिक एसिड क्या है कि बेंजीन रिंग पर NH2 और COOH, ये आपको ध्यान रखना नाम, इससे आप बेंजाइन को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, NaNO2 और HCl से। NaNO2 और HCl जो है, अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था नाइट्रस एसिड की जगह। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2, लेकिन HNO2 जो होता है वो स्टेबल नहीं होता। नाइट्रस एसिड क्या होता है, स्टेबल नहीं होता, तो उसको ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन के दौरान बनाया जाता है। तो रिएक्शन के दौरान बनाने का तरीका क्या है, NaNO2 और HCl। तो NaNO2 और HCl जो है नाइट्रस एसिड का काम कर रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कार्बोकेटाइन वाले वीडियो में बताया था कि कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन का एक मेथड होता है। क्या मेथड होता है, 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते तो कार्बोकेटाइन बनता है। तो वहाँ पर हुआ क्या था, हुआ ये था कि इसकी जब रिएक्शन होती है NH2 से तो ये N2 प्लस बनता है, और फिर N2 प्लस जो है N2 निकल जाता है और प्लस आ जाता है, तो ये N2 प्लस यहाँ बन गया, ठीक है। अगर कार्बोकेटाइन पढ़ते तो वहाँ पर क्या होता है, सीधे सीधे N2 निकल जाता और कार्बन पे प्लस आ जाता है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर अलग है। तो यहाँ पर ये हो गया N2 प्लस और ये हो गया COO माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये N2 निकल गया और ये CO2 निकल गया, फाइनली क्या गया, डबल बॉन्ड, क्लियर है। तो आपको केवल ध्यान क्या रखना है कि एंथ्राएनिलिक एसिड की रिएक्शन जब आप नाइट्रस एसिड के साथ करा रहे हैं तो फाइनली क्या बन रहा है, बेंजाइन बन रहा है। ये दोनों मेथड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिर भी थोड़ा कम पूछा गया, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया। तो क्योंकि आपके इंटरमीडिएट स्पेशली सिलेबस में दे रखे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन, अब देखिए बेंजाइन की अगर हम रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट दे रखी है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन को आप बाइमराइजेशन भी कह सकते हैं। तो नाम से पता चला है डाइमर बनेगा। डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बेंजाइन का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा बेंजाइन का मॉलिक्यूल ये है, दोनों बेंजाइन के मॉलिक्यूल मिलेंगे और क्या बना लेंगे, बाइफिनाइल। क्या बना लेंगे, बाइफिनाइलिन, सॉरी बाइफिनाइल नहीं, बाइफिनाइलिन बना लेंगे। तो ये डाइमराइजेशन का एग्जांपल हो गया। दूसरा आपके है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। अब देखिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म जो है बेंजाइन मैकेनिज्म है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको पता है, अभी हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी तो वहाँ पर ये हेलोबेंजीन, ठीक है, हेलोबेंजीन का मतलब बेंजीन पर डायरेक्टली हेलोजन है, या एरिल हैलाइड आप इसको कह सकते हो। और ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस एरिल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, बेंजाइन। यहाँ तक अभी हमने पढ़ लिया था।
और बेंजाइन अपने आप में किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ये भी हमने देख लिया। तो इस पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो अगर अलग से कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं दे रखा तो NH2- जो है वो खुद न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब यहाँ पर आपको समझना क्या होगा कि देखिए अभी हमने क्या देखा था कि NH2- है, NH2- क्या कर रहा था, H+ ले रहा था। तो जब कोई स्पीसीज H+ लेती है किसकी तरह बिहेव कर रही है, बेस की तरह। क्यों, क्योंकि जो H+ देता है वो एसिड है और जो H+ लेता है वो बेस है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब हम फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। मतलब अगर कोई स्पीसीज H+ ले रही है तो वो बेस है, और अगर कोई स्पीसीज नेगेटिव चार्ज है और वो अटैक कर रही है कार्बन पर तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। तो एक ही स्पीसीज बेस की तरह भी बिहेव कर सकती है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकती है, लेकिन प्रायोरिटी क्या होती है, बेस की तरह बिहेव करना। क्यों, क्योंकि H+ लेना ज़्यादा आसान है कार्बन पर अटैक करने के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है और एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। चलिए ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये बेंजाइन बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा। तो जब ये अटैक करेगा तो ये बेंजाइन पे अटैक करेगा, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड पे ये यहाँ भी अटैक कर सकता है और ये यहाँ भी अटैक कर सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ये स्टार नहीं लगाता, ये आइसोटोप लेबलिंग है, अगर मैं स्टार नहीं लगाता तो सारे कार्बन एक जैसे दिखते, लेकिन स्टार मैंने इसलिए लगा दिया ये शो करने के लिए कि ये ब्रोमीन इस कार्बन पे जुड़ा हुआ था। तो अब जो है NH2 इस पर भी अटैक कर सकता है और इस पर भी अटैक कर सकता है। तो एक तो ये प्रोडक्ट बन गया और ये प्रोडक्ट बन गया, दोनों क्या है, सेम है। लेकिन जब आपने आइसोटोप लेबलिंग कर दी तो आपको डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पर NH2 उसी कार्बन पे जुड़ रहा है जिस पर Br जुड़ा हुआ था, और यहाँ पर NH2 उस कार्बन पे जुड़ रहा है जहाँ पर Br जुड़ा हुआ था, वहाँ नहीं जुड़ा, उसके जस्ट पास वाले कार्बन पे जुड़ा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब आप बेंजाइन बनाओगे तो बेंजाइन बनाने की मस्ट कंडीशन क्या है कि पास वाले कम से कम एक कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने हाइड्रोजन की जगह कोई ग्रुप लगा दिया, जैसे मान लीजिए इस H की जगह कोई R ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ से H निकल जाएगा, बेंजाइन बन जाएगा। और दोनों जगह R लगा दिए तो फिर बेंजाइन नहीं बनेगा। ये भी क्वेश्चन RPSC ने पूछ रखा है। क्लियर है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि एक प्रोडक्ट ये बन गया और एक प्रोडक्ट ये बन गया, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब जहाँ से ग्रुप निकला वहीं NH2 जुड़ गया, और जब पास में जुड़ रहा है उसको हम कहते हैं सिन सब्सटीट्यूशन। क्या कहते हैं, सिन सब्सटीट्यूशन। इसी की वजह से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अगर दोनों H है तो बेंजाइन यहाँ भी बन सकता है, बेंजाइन यहाँ भी बन सकता है। अगर आपने इसको R कर दिया तो बेंजाइन यहीं बनेगा, और अगर आपने इसको भी R कर दिया तो फिर बेंजाइन नहीं बनेगा। ये दो रिएक्शन है, इसके अलावा एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट और है। ठीक है, मैंने यहाँ नहीं बताई, बता देता हूँ। थर्ड रिएक्शन जो है वो है डील्स-एल्डर रिएक्शन। डील्स-एल्डर रिएक्शन पेरिसाइक्लिक में आती है, साइक्लो एडिशन का एग्जाम्पल है। डील्स-एल्डर रिएक्शन क्या है, ये डाइइन और ये डाइनोफाइल। तो डाइइन का मतलब दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट में 1,3 पोजीशन पे, तो ये आपके डाइइन हो गया। और ये जो बेंजाइन है ये डाइनोफाइल कहलाता है। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा, तो वैसे ये डाइइन है और ये डाइनोफाइल। डाइनोफाइल का मतलब डाइइन लविंग, मतलब डाइइन पे अटैक करेगा। तो बेंजाइन डाइनोफाइल की तरह बिहेव करता है। और जब आप रिएक्शन कराएंगे डील्स-एल्डर रिएक्शन, तो ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो फाइनली क्या हो जाएगा कि ये आपकी एक रिंग बन जाएगी, ये वाली। तो ये डबल बॉन्ड दोनों हट गए और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बन गए और ये आपके एक डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, और ये आपके बेंजीन रिंग। ठीक है, और ये जो हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी ये भी साइक्लो एडिशन का टाइप है। कैसे कि ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। तो ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, डील्स-एल्डर रिएक्शन क्या होती है, जब हम पेरिसाइक्लिक पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल में और हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर डील्स-एल्डर रिएक्शन भी किसकी रिएक्शन है, बेंजाइन की। अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा डिटेल में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का पार्ट है। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेंजाइन जो है डील्स-एल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेंजाइन है जिसको हम डाइनोफाइल कह रहे हैं, और ये डील्स-एल्डर रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये हमने रिएक्शन पढ़ ली। ये बहुत ज़्यादा कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछ जाती। ये इंपॉर्टेंट है दो तरीके से, एक तो रीजनिंग यहाँ पर कि भाई बेंजाइन बनेगा या नहीं बनेगा और कहाँ से बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट दो तरह के हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और सिन सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो आपका इंटरमीडिएट है, 6 इंटरमीडिएट दे रखे हैं, लास्ट है इंटरमीडिएट नाइट्रीन। देखिए जैसे आपके कार्बिन है वैसे आपके नाइट्रीन है। कार्बिन में कार्बन था, नाइट्रीन में क्या है, नाइट्रोजन है। देख लेते हैं। तो नाइट्रीन जो है
नाइट्रोजन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं है। न्यूट्रल स्पीसीज है, जैसे कार्बन था, और किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने के लिए पॉजिटिव चार्ज होना ज़रूरी नहीं है। क्लियर। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब लुईस एसिड भी आप इसको कह सकते हैं। चलिए आगे दे रखा फॉर्मेशन, दो तरह के फॉर्मेशन दे रखे हैं। एक तो ये है एजाइड से RN3। RN3 की जब आप हीट करेंगे तो इसमें से नाइट्रोजन निकल जाएगा और ये बन जाएगा नाइट्रीन। बहुत सिंपल है। तो आपने क्या करा, एजाइड को हीट करा, एल्किल एजाइड को हीट करा, और क्या बन गया, नाइट्रीन, और साथ में निकल गया नाइट्रोजन। दूसरा वाला जो है अमाइड्स है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये नेम रिएक्शन का पार्ट है। किसका पार्ट है, नेम रिएक्शन का पार्ट है। तो यहाँ पर आप अमाइड की रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ, और साथ में क्या है, बेस। क्लियर। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अमाइड की रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं, साथ में क्या है, बेस। और बेस की प्रेजेंस में जब आप ब्रोमीन की रिएक्शन करा रहे हैं तो वहाँ पर क्या बन रहा है, RCON। क्या बन रहा है, RCON मतलब नाइट्रीन बन रहा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि Br और OH माइनस है, इसकी जगह आप NaOBr भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, NaOBr। तो ये लिखने का उल्टा दूसरा तरीका है। NaOBr अगर लिखा हुआ है उसका मतलब यही है। समझ में आ गई बात। तो अगर हेलोजन या बेस दे रखा वो भी चलेगा, या NaOBr दे रखा वो भी चलेगा, दोनों एक ही मतलब है। और फाइनली आपके क्या बनेगा, नाइट्रीन। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, नाइट्रीन कैसे बनेगा, कैसे बनता है कि OH माइनस जो है वो क्या कर रहा है, H ले रहा है, H प्लस निकल गया, फिर ये क्या हो गया, Br जुड़ गया। फिर दूसरा OH माइनस क्या कर रहा है, H प्लस ले रहा है, फिर Br जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए पहली बार क्या हुआ, ये NH2 था, NH2 से क्या हुआ, यहाँ पर बेस जो था उसने H ले लिया, तो ये क्या हो गया, इस पर माइनस आ गया। अब ये जो माइनस आ गया तो ये ब्रोमीन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन पे अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, NHBr हो गया। फिर वापस से बेस जो है वो H पे अटैक करेगा, तो ये H हट गया और इस पर क्या आ गया, माइनस आ गया। अब जब नाइट्रोजन में माइनस आ गया और हेलोजन आ गया, तो ये इसको आप देखिए जैसे क्लोरोफॉर्म था, क्लोरोफॉर्म में H निकला प्लस की तरफ, कार्बन पे माइनस आ गया, साथ में हेलोजन है, तो हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है और माइनस क्या हो जाता है, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और इसका जो माइनस है क्या हो जाएगा, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। फाइनली क्या बन गया, नाइट्रीन। तो इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर अमाइड की रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ और बेस के साथ करा रहे हैं, या NaOBr या KOBr के साथ करा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या बन रहा है, नाइट्रीन। और नाइट्रीन किस फॉर्म में बन रहा है, RCON। नाइट्रीन की रिएक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपसे वो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछते हैं, जैसे अभी हमने देखा बेंजाइन फॉर्मेशन में कंडीशन लिखी थी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तो आप देखते हैं नॉर्मल जहाँ पर बेस चाहिए होता है OH माइनस लिखा होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस के लिए NH2 माइनस लिखा हुआ है। तो अगर हम मतलब OH या बेस के स्ट्रेंथ की बात करें, तो जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए ये तीन आपके पास ऑप्शन है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा कि OH माइनस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, NH2 माइनस, और NH2 माइनस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, CH3 माइनस। ये आपको ध्यान रखना। तो देखिए कई बार क्या होता है, छोटे छोटे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, तो OH माइनस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NH2 माइनस, और NH2 माइनस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, CH3 माइनस। तो ये एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। चलिए आगे चलते हैं, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन्स। अब देखिए नाइट्रीन की रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कॉमन रिएक्शन है, आपने देख रखी है, ये नेम रिएक्शन है और अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड या फिर हॉफमैन ब्रोमोमाइड, दोनों नाम से जानते हैं। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन भी कह सकते हैं और हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। अब देखिए बेसिकली रिएक्शन है क्या, रिएक्शन क्या है कि ये अमाइड है। क्या है, अमाइड। अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ और बेस के साथ, अभी हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन में कि हमने अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ और बेस के साथ कराई थी, क्या बन गया था, नाइट्रीन। तो ये हम पूरी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी है, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड या हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। अमाइड की रिएक्शन आप करा रहे हो ब्रोमीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, जो हमने ले लिया QH, और फाइनली क्या बन गया, CH3NH2, साथ में ये साइड प्रोडक्ट है KBr, K2CO3 और 2H2। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितने कार्बन अमाइड में थे, अभी आप काउंट करेंगे तो कितने, एक और एक दो, जो आपके प्रोडक्ट बन रहा है अमीन, उसमें कार्बन की संख्या कम है। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है
कि यहाँ पर जब अमाइड से आपने अमीन बनाया तो एक कार्बन क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है? तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। अब यहाँ पर अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें तो मैकेनिज़्म क्या है, CH3CONH2 की रिएक्शन आपने कराई ब्रोमीन के साथ, और किसकी प्रेजेंस में कराई, बेस की प्रेजेंस में, तो बेस भी लिखना ज़रूरी है, OH-। तो होता क्या है कि OH- यहाँ से H लेगा प्लस, नाइट्रोजन में माइनस आएगा और वो नाइट्रोजन में माइनस अटैक करेगा ब्रोमीन पे, तो क्या जुड़ जाएगा, Br। तो नाइट्रोजन से एक H हटा और एक Br जुड़ गया, तो क्या बन गया, CH3CONH-Br। ठीक है, पहला स्टेप। इसको हमने नाम क्या दिया, N ब्रोमो एसिटामाइड। अगर नाइट्रोजन पे कोई ग्रुप है तो उसको हम N से शो करते हैं, तो ये क्या है, N ब्रोमो एसिटामाइड। अगर यहाँ पर H2 होता है, इसको हम एसिटामाइड कह सकते हैं, कॉमन नेम, इथेनामाइड IUPAC नेम। तो इथेनामाइड और एसिटामाइड। अब यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन जुड़ गया किस पे, नाइट्रोजन पे, तो नाम क्या हो गया, N ब्रोमो एसिटामाइड। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि ये जो है इसमें वापस से क्या है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो बेस क्या कर रहा है, ये बेस OH- है, बेस ने क्या करा, H लिया जो कि प्लस के फॉर्म में गया और फिर Br माइनस के फॉर्म में गया, तो एक प्लस निकल गया और एक माइनस निकल गया। अगर कोई प्लस निकलता है तो माइनस चार्ज आता है और माइनस निकलता है तो प्लस चार्ज आता है, तो दोनों निकले तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो H भी निकल गया और Br भी निकल गया, तो क्या बच गया, CH3CON, जो कि क्या है, एसिटाइल नाइट्रीन, एसिटिल नाइट्रीन है। क्या है, एसिटिल नाइट्रीन, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। अब इसके बाद फर्दर रिएक्शन क्या हो रही है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में नाइट्रीन दे रखा है तो अपने आप में और इंपॉर्टेंट हो गया। अब हॉफमैन रीअरेंजमेंट में हो क्या रहा है कि ये जो एल्किल ग्रुप है कार्बोनिल के पास वाला, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है नाइट्रोजन पे, और ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो यहाँ आ रहा है। तो देखिए हुआ क्या कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एटम है उससे कोई दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए तो उसमें प्लस चार्ज आ जाता है, लेकिन अगर उस पर बॉन्ड आ जाए तो उस पर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज। तो अब आप देखेंगे कि ये जो कार्बन है बीच वाला, इससे एक बॉन्ड निकल रहा है और एक बॉन्ड आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन में भी सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि ये C डबल बॉन्ड, ओ ये रहा, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड आ गया, इधर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे क्या आ गया, CH3। तो यहाँ पर फाइनली क्या हुआ, दोनों के साथ एक एटम इलेक्ट्रॉन लेके गया और एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड गया आया कोई चार्ज नहीं, बॉन्ड गया आया कोई चार्ज नहीं, तो फाइनली क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर। अब देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने रीअरेंज करके लिख दिया, CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है, तो आप क्या कहेंगे, नाइट्रीन, एसिटाइल नाइट्रीन कह दीजिए अगर पर्टिकुलर एग्जाम्पल है तो। अगर मान लीजिए ओवरऑल बात करें, देखिए एक इंटरमीडिएट पूछ रहा तो ये वाला आएगा, लेकिन अगर वो तीनों इंटरमीडिएट पूछ ले, सीक्वेंस से पूछ ले, तो आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए। पहला क्या है, N ब्रोमो एसिटामाइड या N ब्रोमो अमाइड कह देते हैं। एसिटामाइड तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया, कॉमन क्या है, N ब्रोमो अमाइड। दूसरा क्या है, नाइट्रीन। तीसरा क्या है, आइसोसाइनेट। ये तीन इंटरमीडिएट बन रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला। लेकिन अगर वो तीनों नाम पूछ ले तो तीनों आपको पता होना चाहिए, पहला कौन सा बच रहा है वो पता होना चाहिए, लास्ट कौन सा बन रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल इसमें कितने इंटरमीडिएट बन रहे हैं, तीन। तीनों को मैंने बॉक्स में डाल दिया, तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। लास्ट में क्या हो रहा है कि ये जो आपके आइसोसाइनेट है, इसकी रिएक्शन आपने KOH के साथ कराई, फाइनली क्या बन गया, अमीन, और क्या बन गया, K2CO3। तो ये रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट्स काफ़ी सारे बन रहे हैं और नेम रिएक्शन है। ठीक है, जितनी भी नेम रिएक्शन है सारी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपकी हो गई हॉफमैन ब्रोमाइड या हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड। अब देखिए आपको क्या करना है कि रटना नहीं है चीज़ों को, आपको चीज़ों को समझना है। क्यों? क्योंकि अगर आप रटेंगे तो आप लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कुछ ही क्वेश्चन आपके सही होंगे। अगर आप रट रहे हैं तो आपके नेगेटिव भी होंगे, लेकिन अगर आपने चीज़ों को समझ लिया तो आपको वो क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप सारे क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वहाँ आपके क्लियर हो जाएगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और हमको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन दे रखा है डाइब्राइजेशन। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 2 नाइट्रोजन ले लिए। अब यहाँ पर जब ये 2 नाइट्रोजन है तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड बन गया। इसको हम क्या करें, डायएजोबेंजीन। क्या कहें, डायएजोबेंजीन। तो ये आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गए। अब देखिए जैसे हमारी जो थ्योरी कंप्लीट होगी GOC की, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा, MCQ कराऊंगा, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि भाई ये जो आप GOC टॉपिक पढ़ रहे हैं ये आपके स्कूल लेक्चर में कितना काम का है और इस पर
प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं और इसके डिफरेंट एग्जाम है, स्कूल के अलावा भी जो डिफरेंट एग्जाम है वहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सारी चीज़ यहाँ पर थ्योरी में कंप्लीट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ कंसेप्ट जो हैं वो आपको एमसीक्यू में ही क्लियर होंगे। हालांकि यहाँ पर मैं आपको हिंट ज़रूर दे देता हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो जब एग्जैक्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपके क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको हिट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद।